तो ऐसी एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। 22 साल की थी, देहरादून से आ रही थी। बाई चांस पेड़ से गाड़ी टकरा गई, जो चला रहे थे झपकी आ गई या क्या, वो बैठी थी, गर्दन से नीचे का पूरा पार्ट खत्म हो गया हरिद्वार की, गर्दन से नीचे हुआ। और मंडे को रुड़की कोर्ट्स में हमारे केसेस थे फादर के, वो लगे हुए थे। तो मैं रुड़की चला गया 4th डे, जबकि ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने कि अगर फादर की डेथ हो तो कोई तेहरी से पहले जाता है। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो न्याय देने का कार्य करते हैं वो स्वयं भगवान यमराज करते हैं, और हमारे भारत में जो न्याय दिलाने का कार्य करते हैं उनमें जो वकील होते हैं वो बड़े मुख्य भूमिका में होते हैं, और न्याय देने का कार्य हमारे न्यायाधीश महोदय करते हैं। आज तक मैं सोचता आता था कि आखिर वकील और न्यायाधीशों के कपड़े काले क्यों होते हैं, तो शायद भगवान यमराज को श्याम रंग से दिखाया जाता है, इसीलिए हमारे भारत में भगवान यमराज के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे वकीलों के और न्यायाधीशों के कपड़े काले होते हैं। नमस्कार, मैं हूं शशांक शिवा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग गुप्ता जी, जो पेशे से व्यवसाय से एक वकील हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वकीलों के पर्सपेक्टिव से, वकीलों के दृष्टिकोण से ज़िंदगी क्या मायने रखती है, क्योंकि सभी के अपने दृष्टिकोण होते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका जीवन जीने का नज़रिया कुछ अलग होगा, अगर कोई इंजीनियर है तो उसका जीवन जीने का नज़रिया कुछ अलग होगा। उसी तरीके से जो हमारे वकील होते हैं, हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनके भी जीवन जीने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके जीवन जीने के तरीके कैसे अलग होते हैं। ये तो रख दो। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। अच्छा, मैं ये अभी तक मतलब बहुत लोगों से मैंने बात की, तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा के लिए, हाँ, आपसे जानना चाहूँगा कि एक एडवोकेट जो होता है वो जीवन को किस नज़रिए से देखता है। एडवोकेट्स के बारे में आपने भी एक ड्रेस वाली बात कही कि ब्लैक रंग का कोट्स पहनते हैं, टाई पहनते हैं, न्यायमूर्ति भी हमारे सब पहनते हैं देश में, जो संविधान का पालन कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनका यही कार्य है कि न्याय देना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसके बारे में आम जनता को सुलभ न्याय देना, उनकी सुरक्षा करना। हमारे जो ब्लैक कोर्ट्स का है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंग्लैंड का, उसे हमारे देश ने अडॉप्ट किया था। और वहाँ पर एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए ब्लैक ड्रेस कोड किया गया था और डॉक्टर्स के लिए वाइट कोड किया गया था, जिससे ये पता चल सके भाई ये एडवोकेट्स हैं और ये डॉक्टर्स हैं। क्योंकि दोनों एडवोकेट्स और डॉक्टर्स, इनकी पूरी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सहायता करना, हेल्प करना। हमारे साथ जीवन में जब हम एडवोकेट्स बने तो जो भी कई बार बातचीत हुई तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि साहब वकील और डॉक्टर से बचाए, दोनों से बचाए। हाँ, ये तो जनरली आप कहते हैं, सभी कहते हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ जो मेरा अनुभव हुआ है, 1982 से मैं प्रैक्टिस में हूँ। हमारे ऑनरेबल पापा भी एडवोकेट्स थे, हरिद्वार के प्रख्यात। उनकी बाई चांस 59 की एज में डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने 84 में प्रैक्टिस शुरू करी, 83 में, 84 में वो बीमार हो गए, मई 85 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस जीरो से शुरू करी दोबारा अपने आप, कोई मैंने जूनियरशिप नहीं करी। सिर्फ परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें मैंने हौसला बढ़ाया, अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, और ये निश्चय किया कि मुझे अपने पैरों पे अब अपने आप खड़े होना है। सब जो सीनियर्स थे उन्होंने भी मुझे सलाह दी, आप थोड़े दिन किसी और एडवोकेट्स के साथ काम कर लो, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने करा अपने आप, मैं पूछता रहा। जो हमारे बाबूजी के फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, रुड़की के थे वीर अभिमन्यु जी, हरिद्वार के थे और थे। फिर मैं 82 से प्रैक्टिस में हूँ, मैं अपने आप आज करता चला रहा हूँ। उसी में ईमानदारी से काम किया, 100% मेहनत से काम किया, निस्वार्थ काम किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, किसी को परेशान नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया आज तक। इसीलिए भगवान का आशीर्वाद मिला, सभी बाबूजी का आशीर्वाद मिला, देवताओं का आशीर्वाद मिला, दोनों बच्चे अच्छे निकले, परिवार है संपन्न, हम सब खुश हैं, आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं जनरली। पर जहाँ तक वो कहते हैं कि वकील और डॉक्टर से बचाए, जो एक सब कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप गलत कह रहे हो। जब आपके घर में कोई भी आप पे बीमारी आएगी या कोई झगड़ा होगा या कोई होगा, तो वकील और डॉक्टर ही काम आएगा।
हाँ वो तो वही आपके दुख में खड़ा होगा। बीमारी भी होगी, भाई भी छोड़ देगा साथ, बच्चे भी छोड़ देंगे और रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, फिर भी डॉक्टर दिन रात आपकी सहायता कर रहा है। जहाँ झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, घर वाले नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, भाई भी कह देता है हम क्यों चक्कर में पड़े, कल को मेरे से दुश्मनी हो जाएगी, तो वकील ही काम आता है। हाँ, तो वकील और डॉक्टर दो ऐसे हैं इस मतलब विश्व में, देश में नहीं विश्व में, जो आपके जीवन में हमेशा दुख सुख में काम आएंगे ही आएंगे। कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि वकील और डॉक्टर सुख के साथी बने हो। जनरली ये सारी सुख के साथी नहीं बने, कभी कोई सुख में डॉक्टर पे नहीं जाता, कोई वकील पे नहीं जाता। जनरली ये सारी तो हमारे से कहते हैं लोग जी वकील से बचाए, मैंने कहा भाई हम ही तो आपके दुख के साथी हैं, तुम हमारे से ही बच रहे हो। सही बात है, वो तो है। तो इसलिए जहाँ तक इस प्रोफेशन की बात है, इसके अंदर हम न्याय दिलाते हैं, क्लाइंट्स के जो आते हैं, परेशान लोग आते हैं, उनकी सहायता करते हैं। बस ये है कि प्रोफेशन में कोई भी हो, हर प्रोफेशन में थोड़ी गिरावट आई है, वो तो है ही। चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, चाहे बाज़ार में सामान आप ले रहे हो, चाहे दूध ले रहे हो, चाहे मिल्क ले रहे हो, चाहे कहीं भी कुछ कर रहे हो, चाहे हमारे संसद है, MP हैं, मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं उंगली हर एक पर उठती रहती है। वो तो अपवाद हर एक में थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है। परंतु अगर हम ईमानदारी से फर्म डिटर्मिनेशन होकर अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा संतोष जीवन में होता है। अच्छा, और हम एक न्याय दिला रहे हैं किसी को, सबसे बड़ी बात ही होती है कि हम पैसा लेकर न्याय दिला रहे हैं। ये तो है कि एक न्याय दिलाने का कार्य होता है। और जनरली बोलते हैं कि डॉक्टर और वकीलों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये ऐसा एक प्रोफेशन हमारे को सारी बात सब आके बता देते हैं। हाँ। और ऐसे ऐसे बता देते हैं कि भाई साहब ये हम आपको बता रहे हैं, मुझे परेशानी है, मुझे विल करनी है, कुछ भी करना है, अभी आउट मत करना, मेरे घर मत बताना। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम शहर में जो रहते हैं, हमारे सबसे संबंध है, हम पूरे परिवार को व्यक्तिगत जानते हैं, तो हम किसी की बात आउट नहीं करते कि यार वो परेशान था लड़के से, इसलिए वो कहता मुझे वसीयत करनी, ये हम बात किसी को नहीं। हम अपने घर में भी बात नहीं करते, चाहे घर वाले भी जानते हो, किसी को नहीं बताते हो बात। तो ये हमारे से बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करें, उसकी सहायता करें। तो इसलिए हमें बड़ा सुकून मिलता है ये कार्य करके। पैसा तो देखिए सबको चाहिए, वो तो भगवान ने अगर भेजा है वकील और डॉक्टर को भी, तो उसे भी चाहिए बिल्कुल परिवार चलाने के लिए। अगर ये झगड़े ना हो और ये लोगों में विवाद ना हो तो वकील भी ना चले, बीमारी ना हो तो डॉक्टर भी ना चले हॉस्पिटल। परंतु करना चाहिए। आजकल कोई लूटपाट भी काफ़ी होने लगी है, उससे बचना चाहिए। लूटपाट से मेरे को एक ध्यान आया, दोनों उसमें हो रही है, डॉक्टर्स में भी, एडवोकेट्स में भी कई बार। लूटपाट से मेरे को एक ध्यान आया कि आपके पास तो बहुत सारे केस आते होंगे, बहुत अलग अलग तरीके के केस, हर केस अलग नेचर का होता है। तो कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि अरे यार ये क्या है, मतलब क्यों है ये? नहीं, हमारे पास जीवन में कई मेरे पास केस आए जो गलत थे, कई केस ऐसे आए जो ठीक नहीं थे। हमने उनको कह दिया भाई आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी, आप ये केस मत फाइल करो, या आप कंप्रोमाइज़ कर लो। कई केस ऐसे आए हमने सलाह सही दे दी, वो हमारे से तुरंत उठ के चले गए। और दूसरे एडवोकेट्स उन्होंने कर लिया, उन्होंने कहा नहीं हम गारंटी दे रहे हैं, आपका काम बिल्कुल ठीक होगा, आप चिंता मत करो। 3 साल बाद फिर वही शख्स मुझे मिला, मैंने अब क्या बनूंगा जी, वही जो आपने कहा था वही हुआ। मैं फिर हार गया, 3 साल लुटता रहा वकील के पास। तो ये भी होता है। अच्छा, कभी कोई ऐसा केस हम लोग गारंटी नहीं देते, कभी कोई जो अच्छा एडवोकेट है वो गारंटी नहीं देगा। कभी कोई ऐसा केस आया आपके पे जिसको मतलब आपने उसकी केस स्टडी पढ़ी हो और केस को पढ़ने के बाद से आप बहुत भावुक हो गए हो? हाँ, कई बार होते हैं। हमें इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक्सीडेंट के केस में अपियर होते हैं। जो ये सड़क वाहन दुर्घटना में आपने देखा रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनके परिवार वालों में डेथ हो जाती है, इंजरीज हो जाती हैं, तो वो लोग केस फाइल करते हैं कोर्ट में। MACT के अंदर एक प्रोविज़न बना हुआ है कि आपको जो ट्रक है जिसने मारा है, जिस ट्रैक्टर ने मारा है, जिससे मोटरसाइकिल ने मारा है, उसके अगेंस्ट अगर आप केस करोगे तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, एक आय का साधन मिलेगा। आदमी विकलांग हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया, आदमी मर गया, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं छोटे, भरण पोषण मिलता है, मेंटेनेंस कहलाता है वो। तो वो यहाँ केस हम लड़ते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लड़ते हैं केस। हम ये सोचते हैं भाई केस में कम से कम देना पड़े, या कोई वाहन वाले की, ट्रक वाले की गलती है जो हमारे से इंश्योर्ड है, वो लायबिलिटी उस पर जाए, हमारे पास ना आए। हमारी ये इंटेंशन नहीं होती कभी कि उसे पैसा ना मिले। जिसने केस फाइल किया है उसको तो पैसा मिलना चाहिए। हाँ, वो तो पर उसे जस्टिफाई हम जब करना चाहते हैं अपनी, अगर हमारी लायबिलिटी एज पर पॉलिसी प्रोविजंस आ रही हो। अगर आपने वायलेशन किया, आप पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आप पे परमिट नहीं था, ऑटो रिक्शा में 5 का बैठाने का है, आपने 13 बैठा रखे हैं, ओवरलोडेड है, या आपने तेज़ी से चला के मार दिया, पुलिस की रिपोर्ट आ गई कि साहब ये तो गलती हमारी ड्राइवर की है, तो उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई नेग्लिजेंसी उसकी है या हमारे पार्ट पर ना आए तो ठीक है, पर पैसा मिलना चाहिए उसको।
तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। 22 साल की थी, देहरादून से आ रही थी रात को, बाई चांस पेड़ से गाड़ी टकरा गई, जो चला रहे थे झपकी आ गई या क्या, वो बैठी थी, उसका गर्दन से नीचे का पूरा पार्ट खत्म हो गया हरिद्वार की। गर्दन से नीचे पूरा पार्ट खत्म, मतलब खत्म का। MBA फर्स्ट क्लास थी वो लड़की, अच्छी सर्विस भी, वो CA के वर्क कर रही थी, और पूरा पार्ट उसका ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद ऊपर का पार्ट पूरा 100% ठीक। अच्छा, मतलब ऊपर का पार्ट 100% चल रहा है, और नीचे का नहीं है। ना वो चल सकती थी, ना फिर सकती थी, ना वो हाथ पे से भीड़ मक्खी भी हटा सकती थी, वो भी मतलब नीचे का पार्ट यहाँ तक का कुछ नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी हिल ही नहीं सकता था। उसके घर वालों ने, उसके फादर ने केस फाइल किया हरिद्वार कोर्ट्स में एक्सीडेंट की कंपनसेशन के लिए। हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से गए, तो हमारे केस में क्या होता है कि बयान होते हैं, जिसको भी केस करता है वो बयान कराने पड़ते हैं कि साहब कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, क्या हुआ, क्या करती थी। हम उस केस में अपियर हुए कंपनी से, तो उस समय बहुत भावुक हो गए जब हमें कहा जज साहब ने कि भाई अब आप इससे जो पूछना है पूछो। अब उससे क्या पूछे, जो गर्दन तक बिल्कुल ख़त्म थी और गर्दन से ऊपर तेरा उसका चल रहा था। फिर भी मुझे अपना फ़र्ज अदा करना था, बीमा कंपनी ने मुझे वकील किया था, मैंने उससे सारा जो भी पूछ सकता था अपने पहलू से, अपने डिफेंस में मैंने सारे क्वेश्चन करे, सारे आंसर करे, और भी उनके बयान हुए उस केस में, फिजियोथेरेपिस्ट के भी हुए, क्या पॉसिबिलिटी थी आगे ठीक होगी नहीं होगी, ये डॉक्टर्स रिपोर्ट भी मैंने बयान कराए, सारे काम किए, पर भावुकता बहुत हो जाती है। कई एक्सीडेंट से केस आते हैं, लेडीज आकर रोती हैं, 4 बच्चे हैं साहब, आदमी एक्सीडेंट में मर गया, आमदनी का साधन ख़त्म हो गया, मजदूरी करता था, पेंटर था, बढ़ई था, किसान था, क्या करे, ज़मीन नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कोई करने वाला घर वाला थोड़े दिन करता नहीं करता, तो उस केस में हमें तकलीफ़ होती है। मतलब मानवता के आधार पर इंसान, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल ख़राब होता है, वो तो जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। परंतु जहाँ तक हमारे सिस्टम है, 80% एक्सीडेंट जो हैं वो हमारे रोड के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हमारे हैं उसके आधार पर गलती से हो रहे हैं। हाँ, वो तो है। लोग रॉन्ग साइड ला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, कर रहे हैं। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, लास्ट ईयर मैं यूरोप घूमने गया था, मैं और वाइफ, हमारे बहनोई थे, संदीप मित्तल जी CA हैं सहारनपुर, हम लोग गए थे SOTC से, वहाँ हमने घूमा, हम पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, जनेवा वगैरह सब जगह, नीदरलैंड गए। वहाँ पर कोई हमें लाइट नहीं मिली ट्रैफिक पे, कोई हमें चौराहे पे पुलिस वाला नहीं मिला, सब सिस्टम 4-4 लाइन आ रही थी, 8-8 लाइनें तक के चौराहे थे, उन पे लोग आ रहे थे, अपना आप गाड़ियाँ चल रही थी, जा रही थी, आ रही थी। एक चौराहे तो इतना बड़ा था, उस पर 10 रास्ते थे, आप इमेजिन नहीं करोगे, 10 रोड्स, और जिसको सामने सारा इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, इतनी तरीके से चल रहा था, ट्रैफिक पूरा था, पर कोई पुलिस वाला नहीं, कोई लाइट्स नहीं। अगर बच्चा भी सड़क क्रॉस कर रहा है तो कार वाला बहुत दूर से पहले खड़ा हो जाता है रोक के, तेज़ ट्रैफिक कोई नहीं निकालता, अपनी सब साइड चल रहे हैं। इसलिए शायद रोड जेब्रा क्रॉसिंग पर जब तक रेड लाइट है, चाहे सड़क खाली है, कोई क्रॉस नहीं करता, ग्रीन पे ही करेगा, जबकि सड़क पूरी खाली है, हम लोग यहाँ क्रॉस कर जाते हैं। उसीलिए रोड अच्छा, साइड पे कोई ठेली नहीं मिली, कोई भिखारी नहीं मिला वहाँ, कोई मांगने वाला नहीं, कोई स्कूटर बाइक उस पर नहीं, प्लेन पाथ जो चलने का था वो आराम था, कारें आराम से चल रही हैं, कुछ नहीं मिला, एक भी चीज़ इन्फोर्समेंट नहीं मिला, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट की बात नहीं सुनी 15-20 दिन में। और यहाँ इतना तेज़ ट्रैफिक चल रहा है, इतना चल रहे हैं, रोड साइड लाग रहे हैं लोग, आए दिन बस एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक केस की बात है, तो आप लोग के पास तो ऐसे भी केस आते होंगे, गलत भी आते होंगे, सही भी आते होंगे। हाँ, सब आते हैं। तो कभी कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको धमकी भी मिली हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। वो क्रिमिनल साइड के जो एडवोकेट्स होते हैं ना, उनको थोड़ा रहता है, पर उनमें भी ऐसा हरिद्वार में, इस हमारे इलाके में ऐसा नहीं है। ये जो इलाका है उत्तराखंड का जो है, इसमें ऐसा कोई नहीं, हमारे को ऐसी कोई धमकी नहीं मिलती। तो जनरली आप लोग की, मतलब आप लोग का जो काम होता है उसमें आप लोग का मान के चलिए कि 24/7 कभी भी कोई भी बुला लेता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे टाइम फिक्स हैं, कोर्ट्स के टाइम है, हमारे ऑफिस के टाइम्स हैं, उसी में लोग मिलते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस बीच में आपको मतलब घर परिवार, जो क्रिमिनल के एडवोकेट्स होते हैं उनको फौजदारी के जो करते हैं, वही कहीं झगड़ा हो गया, कुछ हो गया तो FIR करानी है, कुछ करनी है, तो लोग अप्रोच करते हैं। मेरे जो साइड है प्रैक्टिस के, वो सिविल साइड है। सिविल साइड में प्रॉपर्टीज़ के हैं, एक्सीडेंट के केस हैं, कंज्यूमर केसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के हैं, बैग्स के हैं, तो इनमें कोई अर्जेंसी नहीं होती। अच्छा, तो इस बीच में आप अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? हेल्थ का मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैंने 1980 से शुरू किया था घूमना, बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया था, 25-26 साल में। जॉगिंग भी करी है, वॉक भी किया है, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ वॉक भी कर रहा हूँ, योगा भी कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि कर लें।
महीने में कम से कम 22-25 दिन कर लेता हूँ। तो शुरू में 1-1.5 घंटे 2 घंटे। शुरू में जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की होगी, क्योंकि अधिकतर लोग ये होता है ना कि एडवोकेट का काम शुरू करते हैं, कुछ होता नहीं है, वो छोड़ देते हैं। तो इस काम में स्ट्रगल भी बहुत होता है। तो अपने कुछ स्ट्रगल के बारे में बताइए, जैसे आपने किस तरीके की कोई स्ट्रगल की हो, जो मतलब आप ये मतलब आप एक्सपेक्ट रखते हैं कि हाँ इस चीज़ों को अगर मैं किसी को बताऊंगा तो इंस्पायर्ड हो जाएगा, वो प्रेरणा ले सकता है इससे। देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो लाइफ में यही है कि फादर की अचानक डेथ हो गई। हाँ, वो तो मई 85 में 59 की एज में। आपकी एज क्या रही होगी उस समय? मेरा 56 का जन्म है, 29 एज रही थी जब मई 85 में उनकी डेथ हुई। या सबसे पहला बेटा मेरा जनवरी 85 में हुआ था। वो बीमार हो गए 84 से, हॉस्पिटल चले गए। 85 में हॉस्पिटल से ही डेथ हो गई। उसके बाद जीरो से प्रैक्टिस शुरू करी अपने आप। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही था। और सबसे बड़ा लाइफ में ये हुआ कि फ्राइडे को उनकी डेथ हुई थी, संडे को उनका तीजा हुआ, और मंडे को रुड़की कोर्ट्स में हमारे केसेस थे फादर के, वो लगे हुए थे रुड़की में। तो मैं रुड़की चला गया 4th डे, जबकि ऐसा कभी सुना नहीं होगा आपने कि अगर फादर की डेथ हो तो कोई 13 से पहले जाता है। छोटे भाई ने करी, मैंने कहा नहीं, अब मुझे काम करना है, वर्क संभालना है। और मेरे पे लाइबिलिटी थी दोनों भाई की, छोटे भाई की और बहन की शादी की। मैंने फ्राइडे को डेथ हुई और संडे को हिंदुस्तान टाइम्स, उस समय मैट्रिमोनियल देखते थे, मंगाया और उसमें मैंने देखना शुरू किया। उसी टाइम में ही शुरू कर दिया था, 3rd डे। मैंने 3rd डे ही लाइफ में चेंज आ गया था कि नहीं, अब मुझे चले गए बाबूजी, ये बहुत बड़ी बात अब मुझे संभालना है, करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। मेरी ये लाइबिलिटी है लाइफ की दोनों की। शादी करी मैंने 86 में भाई की हुई, जून में 89 में सिस्टर की करी। उसके बाद मंडे को जब एडवोकेट्स मेरे रुड़की, बाबूजी के दोस्त के, वो दोनों आवाज़ दिनों का पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, भाई साहब की परसों डेथ हुई है, तू आज रुड़की कोर्ट में खड़ा, क्या जरूरत है तू जाने की, हम डेट से ले लेंगे अपने आप, जा। जज साहब ने भी कहा भैया आप जाओ, आपको क्या जरूरत है, आप अभी 1 महीने बाद आना। मैंने कहा नहीं, मुझे आज से ही वर्क करना है, जो होना था हो गया। आई डिसाइडेड एंड फर्म डिटर्मिनेशन ले गए, मैंने वो वर्क शुरू किया हिम्मत से। ये बहुत बड़ी बात होती है कि और सारे करिए, जब से अब तक मैं अपना कर रहा हूँ परिवार के लिए। तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 4th डे शुरू कर दिया था, 3rd डे से ही। ऐसा सुना नहीं है, ये केवल एक इंसिडेंट मैंने देखा था, वो टीवी में देखा था, जो 3 इडियट मूवी आई थी। हाँ। उसके बेटे का डेथ हो जाता है और फिर भी वो जाता है एग्जाम लेने। तो ये बहुत रेयर, मतलब रियल लाइफ में बहुत रेयर इंसिडेंट। धीरे 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 बढ़ता गया, बहुत मेहनत करी, परिवार संभाला, सब किया, पर आज भी मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपनी वकालत से, अपने बच्चों से, फैमिली से, बहू से, बेटे, सब, शहर से, समाज से, प्रतिष्ठा से, सब। तो किसी को परेशान नहीं किया मैंने आज तक, किसी का पैसा नहीं मारा, कुछ नहीं किया। तो अपने मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। हाँ, मैं यही मानता हूँ, यही भगवान की देन है। अम्मा जी हैं, साथ रहती हैं, सब आराम है। हाँ, और मैंने सुना कि अभी आपकी उम्र क्या हो गई होगी? 68 चल रहा है। 68 चल रहे हैं। और जहाँ तक आपके परिवार वालों से ही मेरी बात होती है, आपकी वाइफ से भी बात हुई है हमारी, तो मेरे को पता चला और बहुत खुशी हुई मेरे को कि आपकी कम से कम 3 से 4 पीढ़ियाँ अभी भी चल रही हैं। आपकी माता जी हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा और बच्चे पोते पोती हैं। 4 पीढ़ी हो गई हमारी, 4 पीढ़ी इसी घर में है। 4 पीढ़ी एक ही घर में। तो ये इस बात में मतलब बहुत खुशी भी होती होगी कि सारे, बहुत अच्छा लगता है, सब साथ रह रहे हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी यही समझाता हूँ, अच्छे कार्य करो, ठीक करो, मेहनत करो, यही टाइम है करने का, सफलता से करो, ईमानदारी से करो। अगर आपको किसी को कोई संदेश देना हो लाइफ जीने के तरीके में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना हतोत्साहित हो जाते हैं, जैसे आपकी फादर की डेथ भी हुई, तो उसमें आदमी टूट जाता है। बहुत टूट गया था, बहुत टूट अचानक एकदम आदमी को। क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, रिनाउंड एडवोकेट थे, हम छोटे थे। और जब घर में होता है, अगर कोई फादर एडवोकेट्स हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो बच्चे साल 2 साल 4 साल तो देखो एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। अच्छा, नवंबर 83 में तो शादी हुई मेरी, 84 में बीमार हो गए वो, 85 में डेथ हो गई। तो 3 साल तो यही चले गए ऐसे ही शादी की तैयारी में और उसके बाद अचानक जब हो जाता है ना, तो आदमी को लगता है कि अच्छा, वकालत के अंदर ये भी नहीं है कोई सैलरी आ रही होगी, पेंशन आएगी। वो तो उसी दिन 0 हो गया था ना, जिस दिन डेथ हुई, बीमार हुए जब से ही। वो तो उसके बाद फिर घर में फाइनेंशियल भी चलाना, सबको खाना भी है, पढ़ाना लिखाना भी है, मैरिज भी है, सब काम किए, मकान भी बनाया करा, सब किया। ये कॉलोनी जो बनाई है हमने, अवधूत मंडल आश्रम की जगह थी, बाबूजी का शरद कुमार जी गुप्ता नाम था एडवोकेट, उनके नाम से ही ये बनाई है, शंकर आश्रम के पास, शरद विहार कॉलोनी, नंबर 1 है हरिद्वार में। लोग कहते हैं सिंगल गेटेड है, मैंने खुद भी देखा है। सब यहाँ अच्छे संपन्न लोग हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सब।
तो अगर आपको किसी को मतलब कोई मैसेज देना होगा? मैं तो यही मैसेज देता हूँ लाइफ के अंदर कि हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर आएगा। हाँ, वो तो आते हैं, चाहे शुरू में आ जाए, बीच में आए या लास्ट में आए। बहुत इंसिडेंट मैं ऐसे देश में देख रहा हूँ जो अरबोपति हैं, हज़ारों करोड़ों मिलियंस के मालिक हैं, सब हैं जेलों में बंद हैं, विदेश भाग रहे हैं। जबकि कितने दिन में ऐसे होता है, शुरू में स्ट्रगल करते हैं, आगे बहुत बढ़े। तो अगर आप किसी ऊंचाई पर आ गए, अगर किसी पर आप पहुंच गए सीढ़ी पर, तो वहाँ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो तो है। आजकल लोग उसमें दिमाग ख़राब हो जाते हैं, उससे ज़्यादा बच्चों के और फैमिली के होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपने वहाँ मेंटेन कर लिया अपने को, और अगर आप ये समझ रहे हो कि अब मेरी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो वो सबसे अच्छा समय होता है उसके बाद निकालना। मुझे लगता है कि आज जो मेरी आवश्यकताएँ थी, जो रिक्वायरमेंट है, वो मेरी अब सब पूरी हो गई। मैं शौक़ के लिए थोड़ा बहुत टाइम प्रैक्टिस करता हूँ अपने हिसाब से, बच्चे कर रहे हैं। अब मेरी कोई ज़्यादा आवश्यकता किसी बात की मन से नहीं है, क्योंकि हमने अपने फादर को जब देखा, जब सब कुछ होते हुए 59 में डेथ हो गई। काफ़ी लोग देश के अंदर जो डेथ हुई हैं ऐसे अचानक हो गई, जिन्हें कोई नहीं रोक सका दुनिया में। तो उस पैसे का, सोने का, चांदी का, आभूषण का, कोठी का कोई काम नहीं। मैं एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। हमारे सगे चाचा जी राम कुमार जी गुप्ता, वो वीडियो रहे, तो वो अधिकतर पोस्टिंग उनकी अलीगढ़ के एटा, कासगंज उधर ही रही। बहुत वीडियो थे, वीडियो में बहुत पैसा आता है गांव में। हाँ, वो तो आता ही है। उन्हें जीप भी थी, ड्राइवर भी था, मकान भी था। तो लखनऊ में भी रहे, तो वहाँ नगर पालिका का उन्होंने एक मकान जो था वो अलॉट करा लेता रिवर बैंक कॉलोनी में, आज भी है, उनका लड़का रहता है। तो मैंने उनसे एक बार पूछ लिया, जब मैं छोटा था, मैंने कहा घर पर आए हुए थे, मैंने चाचा जी आप वीडियो हो, आपको तो बहुत आमदनी होगी, आपको तो बहुत पैसा कमाते होंगे, कोई कमी नहीं होगी। कहने का अनुराग बहुत पैसा आता है, बहुत फंड्स आ रहे हैं, कमाने को था कमा सकता हूँ, कर सकता, पर मैं नहीं करता। मैंने जी वो क्यों नहीं करते, आपको इच्छा नहीं करती? कह रहे नहीं, मैंने एक बात देखी है जीवन में। उन्होंने ये कही, कहने लगे भाई कोई ऐसा दुनिया में राजा महाराजा, बिरला, टाटा, मोदी, पैसे वाला, अंबानी, मुझे बता दो राष्ट्रपति, जो 2 बिस्तर पर सोता हो। कोई नहीं है। कोई नहीं। उन्होंने कहा कोई ऐसा बता दो इनमें से जिन पर हज़ारों करोड़ कमा लिए बेईमान से चाहे ईमानदारी से, जो सोने चांदी के गद्दे पे सोता हो, रुई के गद्दे पे या फोम के गद्दे पे सोओगे, जो ये कॉमन गद्दा। हाँ। कोई ऐसा नहीं है जिसकी टॉयलेट कोई वॉश करता हो। कोई ऐसा नहीं है जो बता दो जो सोना चांदी मोती हीरे मिलवा के रोटी खाता हो उसकी, जिससे मैं अमर हो जाऊँ। कोई भी रोटी भी आप गेहूँ की खाओगे, कोई दाल चावल सब्जी दुनिया में वही खा रहा है। वो ठीक है, वो चाहे सोने की थाली में खा रहा हो और चाहे वो पत्तल पे खा रहा हो, अच्छा आप स्टील की थाली में खा रहे हो। कोई ऐसा नहीं है जिसे रात को कोई सुलाता हो। कोई ऐसा दुनिया में बता दो जिसे नींद ना आ रही हो और कोई ऐसा तरीका हो जिसे उसे नींद आने लगे अपने आप कुदरती। कोई ऐसा बता दो। तो मैंने ऐसा तो कोई नहीं। कहने जब मुझे गेहूँ की रोटी दाल चावल मिल रहे हैं, रुई का गद्दा, मेरे पे एक पलंग है, मेरे पे एक स्कूटर है, उनके पास एक स्कूटर वेस्पा गवर्नमेंट अलॉटेड 3,500 का लिया था, वो था लास्ट तक। उसके बाद उन पर कोई कार नहीं रही। पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने कोई प्लॉट नहीं लिया, कोई उन्होंने फ्लैट और नहीं ख़रीदा, कोई पैसा नहीं लिया, कोई ज्वेलरी नहीं ली। जो पेंशन आ रही थी उससे अपना जीवन लास्ट तक करते रहे। 85 के आसपास जाकर उनकी स्वाभाविक डेथ हुई। बड़ा अच्छा लगता है जब तो मुझे ये लगा, सुना मैंने, बाबूजी के चले गए, अचानक कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे कि कुछ काम नहीं हो रहा है। फिर मैं भी कहता हूँ, मैंने कहा भाई देखो आदमी के इंसान में कैलकुलेशन बहुत वो है। अगर आप गाय भी है, डॉग भी है, जानवर भी है, आप अगर 2-3 रोटी डालोगे तो झपटे की खाएगी। बिल्कुल। अभी आप 200 रोटी उसके आगे डाल दो, वो भी नहीं खाएगी। वो 5-7-10 खा के उधर चली जाएगी। वो 7 क्यों नहीं ले जाती, जबकि उसे पता है तुझे रात को भी चाहिए। हाँ। इंसान को तो पता है ना रात को भी चाहिए, कल भी चाहिए, उसे भी क्यों नहीं पता, सब अकल है, पर छोड़ के चले जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जीवन में आदमी को कैलकुलेशन बहुत क्लियर है। 75 साल एज मान के चलनी चाहिए लगभग, अगर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। इसको 3 गुना कर लो, 25, 50, 75। 25 में तो हमारी पढ़ाई में, हाँ, एजुकेशन में चले गए, सब माँ बाप ने किया बेचारों ने। 25 से 50 में आपका स्ट्रगल शुरू होगा। 28-30 साल में सर्विस लगने का हो गया, फिर आपकी शादी ब्याह हो गई, फिर आपके बच्चे होने लगे, फिर उनको पढ़ाना करना है। उसी में आपने स्ट्रगल किया, भाई मुझे फ्लैट्स लेना है, कार लेनी है। 50 तक आपने वो किया, फिर आप 60 तक 10 साल और आपने सर्विस वगैरह करी। 75 तक आप 15 साल मान के चलो बाद में। तो उसको जीने के लिए फिर आया ही क्यों करनी? सही बात है। उसके लिए क्यों करनी जो आप पर है, जो आप का अर्निंग है फ़िलहाल। इतना पैसा आदमी पर होना चाहिए जो वो अपनी खाना पीना कर सके और अपनी बीमारी के लिए कुछ कर सके। और अगर आपने बच्चों को लायक बना दिया
तो आपको कोई देने की चिंता नहीं। वही है कि और अगर आपने नालायक हो गए तो आप चाहे सारा दे देना तो भी ख़त्म कर देंगे और आप जीवन भर असंतोष में रहोगे। यहाँ तक मेरे को याद है कि मेरे बाबा एक बात बोलते थे, पूत सपूत तो का क्यों धन सोचे संचय, और कपूत तो क्यों धन सींचे, ये हमारे यहाँ भी कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो आराम है, जो मुझे बीमारी के लिए चाहिए और जो मेरा खाना पीना है, और मैं घूमता हूँ, करता हूँ, आराम से रात को सोता हूँ, बच्चों में बैठता हूँ, बस ये जीवन जितना बाकी निकल जाए, 68 की एज हो गई, अब उसी मैं सोच रहा हूँ निकल जाए बस। ये बहुत बड़ी बात है अनुराग जी, क्योंकि आज अब मेरे को कोई ये नहीं है कि कोई मेरे बहुत प्लॉट्स हो, कोई करोड़ों रुपए आ जाए, किसी तरीके से होटल्स बन जाएं, दुबई में भी हो, इंडिया में भी हो, गोवा में, नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, सब छोड़ के जाना है। हाँ, वो तो ये सिकंदर जब गया दुनिया से खाली हाथ गया था, कुछ नहीं ले गया था, कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है अनुराग जी, क्योंकि अभी आप बहुत लोगों से बात करेंगे ना, तो बुढ़ापे में भी उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो जागृत होती हैं। हाँ। और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं ना जो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मैंने जीवन जी लिया है। हाँ, हमने तो जी लिया, प्रॉपर अपना जीवन जी लिया है, सारी चीज़ें मैंने अपनी पूरी कर ली है, संपन्नता रह रहे परिवार के साथ। हाँ। बस अभी मैं शौक जो हमारे पास है बहुत है, बस सबसे बड़ी बात होती है घर में शांति हो, मेल जोल हो, प्रेम हो और शहर में इज्जत हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत कम लोग बोल पाते हैं और बहुत कम लोग के अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है। कोई स्ट्रगल में पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार के लिए भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ, अपनी लाइफ जीता हूँ। तो ये और अपने दोस्तों के लिए, परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अच्छा चाहता हूँ। अगर वो आगे बढ़ेंगे, सपोज हमारे परिवार के पास दोस्त है कोई, अगर उस पर 2 कार हैं, ड्राइवर है, अरे मैं बीमार हुआ कुछ हुआ, कम से कम फ़ोन तो कर दूंगा, ले जाओ। हाँ, तो मैं ज्वेलसी क्यों रखूँ? मैं तो चाहता हूँ और बढ़े और आगे बढ़े, भाई हमारे काम आएगा, कहीं ना कहीं खड़े तो होंगे। सही बात, थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, तो इसी ये बात होती है बस। ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा लगा ये सारी चीज़ें सुन के कि ऐसे सोच के भी लोग दुनिया में हैं जो बिल्कुल जिंदा दिली के साथ जीते हैं। हमारे फूफा जी थे राजकुमार जी, एससी से रहे, जल निगम में IIT के पढ़े हुए थे, रुड़की के, विदेशों में गए, लखनऊ रहते थे बहुत, उन्होंने जीवन भर बहुत ईमानदारी से अपना जीवन काटा। सब उन्हें अलॉट हुआ था स्कूटर बजाज 4000 का लिया था, लास्ट तक वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए। वो स्कूटर से जल संस्थान लखनऊ जाते थे और उनका AE और JE जो थे वो बड़ी कारों से आते थे। तो उन्होंने कहा इंजीनियर साहब आप इस सारे, उनका मैं इसमें खुश हूँ, जल संस्थान जाते, SC भी रहे, स्कूटर से जाना आना, संतोषम परम सुखम। उसका परिणाम उन्हें मिला। उनके लड़का नहीं है, 3 लड़के हैं, तीनों डॉक्टर हैं टॉप की दिल्ली में, तीनों दामाद टॉप के हैं अपोलो में, इधर उधर सब परिणाम मिलता ही मिलता है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका कि आपने हमें योग सिखाया, हमारी कहीं प्रॉब्लम्स थी बॉडी की वो दूर करी। नहीं वो तो, और मेरा उत्साह बढ़ा और अब मैं कोशिश करूँगा, करता ही रहूँगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ों में मैं आपके साथ हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई ऐसे मानसिक, काफ़ी आराम मिला, काफ़ी दिन से सोच रहा था, मौका नहीं मिला, जब अब शुरू किया तो अब मैं उसकी महत्ता पता चली, आराम मिला बॉडी में, कभी पेन किलर से लड़ता बंद हो गई, आज 20 दिन हो गए, ज़रूरत नहीं लगती। ये तो चलिए आपकी भौतिक चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर मैं किसी को योगी बोलूँ ना, तो जिसकी इस तरीके की मानसिकता बन जाती है वो खुद में ही योगी बन जाता है कि अंदर से योगी होना चाहिए, अंदर से आदमी के अंदर विरक्ति होनी चाहिए। बाहर से कितनी भौतिकता में लिपटा रहे, अंदर से विरक्ति होगी ना, अंदर से खुद से जुड़ा रहेगा, तो योगी है। तो मैं आपको योगी ही बोलना चाहूँगा। नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ जी, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि जो अपने आप को कुछ नहीं मानता है वो बहुत कुछ होता है, साधारण इंसान है। हम किसी को ये नहीं संपन्नता करते कि हम कुछ हैं या हम कुछ बनना चाहते हैं या हमें समाज में कुछ चाहिए, हमें कुछ ऐसा वो नहीं है। हम किसी के पार्टी में, इसमें उसमें, राजनीतिक में, दोनों देश में, किसी उसमें नहीं। इसमें मेरे लिए सबसे संबंध है। आज शहर में चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आश्रम हो, मैंदलो हो, सबसे मेरे अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है। सब मेरे को प्यार करते हैं, इसने देते हैं, काइंड ऑफ अजातशत्रु वाला। हाँ, बस कोई ये नहीं कहता कि साहब नहीं आप तो BJP में और क्यों आए मिलने, कांग्रेस में क्यों आए, सबसे सब दुख सुख में साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैं आपके साथ हूँ, आपके मतलब योग के स्ट्रगल में जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा। करेंगे, हम तो लायंस क्लब के माध्यम से भी कर रहे हैं और योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे। तो मेरी आपकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इसी तरीके से आपकी सोच और भी बढ़े और लोगों में आपकी ये
जो मानसिक सोच है ना, ये फैले, बहुत ज़्यादा फैले, ताकि लोग आपसे प्रेरित हो सकें, आपसे प्रेरणा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा तो मैंने देखो लास्ट में भी कहना चाहूँगा, मैं तो उन्हें भी देखा है, सबसे औरों को तो देखा है, पर अमिताभ बच्चन जी, उनका तो उदाहरण सबके सामने है, जो इतने ऊंचाई पर और इतने पैसे से संबंधित है, बीच में एकदम डाउनफॉल आया। बिल्कुल जो वो बताते हैं, खुद ही बताते हैं सारी बात, सारी प्रॉब्लम हुई, सब हुई। उसके बाद फिर उन्होंने हिम्मत करी और फिर धीरे धीरे संभाला, कर्जा भी उतारा, सब काम करे, और आज देखो उससे ज़्यादा दुगनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो ऐसे को भी इंसान को देखना चाहिए कि उनका उत्साह देखो कैसे उठे और अपनी हिम्मत पर अपने आप उठे। अंबानी के उनके फादर ने जब उन्होंने सुनाते इंसिडेंट कि उन्होंने कहा कि भाई आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ और आप अपना कर्जा उतार दो, तो अमिताभ बच्चन जी ने यही कहा उसमें कि यूट्यूब पर देखा कि साहब जितना वो मुझको पैसा दे रहे थे उससे मेरा सारा कर्जा तो उतर ही रहा था, उसके बाद भी बस था। मतलब जितने हज़ारों करोड़ों को उन्होंने ऑफ़र किए अंबानी जी के पापा ने, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, 1 रुपया नहीं लिया, और कर्ज में परेशान थे, बैंक वाले परेशान करते। उसके बाद उन्होंने खुद हिम्मत करी, काम शुरू किया, धीरे धीरे आमदनी आई, उससे उतारा, जबकि ले सकते थे, बाद में वापस कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा मुझे उसने सहारा दिया, हिम्मत ने, वो जो उनके शब्द थे अंबानी जी के, उसने मुझे आज बहुत सहारा दिया। धीरू भाई अंबानी जी के, उसने मुझे खड़ा कर दिया। देखो एक शब्द ने उनके उत्साह से उन्हें खड़ा कर दिया। तो मैं तो फिर बाबूजी की डेथ का अचानक एकदम मन में आया, खड़ा हो गया बस। वो तो फिर चलता रहे। अगर नहीं खड़ा होता तो परिवार आगे बिखर जाता, चलता ही ना, कुछ भी ना होता। होती। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।